नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने पुनः अवसर दिया वार्तालाप का। सर, जेएनयू में एक दिन पहले जिस तरह की नारेबाजी हुई पीएम मोदी को लेकर, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर, उस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, जांच पड़ताल हो रही है, वीडियो देखा जा रहा है। लेकिन जो जेएनयू प्रशासन है उनको ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि इसके बाद जो स्टूडेंट्स आए उनके लिए वो सजा नजीर बने। आप बिल्कुल सही कह रही हैं अंजू जी, इस प्रकार की अनुशासनहीनता को बिल्कुल तत्काल इसके ऊपर कहर बन के टूट पड़ना चाहिए और एक नजीर कायम करने के लिए ऐतिहासिक कार्रवाई, और ऐतिहासिक कार्रवाई में आजीवन निलंबन, रस्टिकेशन, जो ताजिंदगी ये दीवार हो जाए कि जेएनयू की तरफ देखने की जहमत न करें, इनके कागज काट दें, हॉस्टल खाली करा दें और इनके जो भी ड्यूज हैं वो सब पूरे करा करके कोई सिक्योरिटी मनी वगैरह वापस न करें। उसी सिक्योरिटी मनी से इनकी जो फीस वगैरह का देय है वो सब उसका भुगतान लें। पूरा भुगतान लेने के बाद इनको तत्काल जेएनयू कैंपस से बाहर करें। इनके कैंपस को अभी आधी रात को इन्होंने जब कहा कब्र खुदेगी, तो कब्र तो किसकी खुदेगी, ये तो शासन प्रशासन अपने पे जब आ जाए तो ऐसे अवांछनीय अनडिजायरेबल राष्ट्र विरोधी तत्वों को गेट से बाहर कर दे। ये सब्सिडाइज्ड जो अन्न खा रहे हैं, मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हैं जेएनयू के हॉस्टलों में, और एक कमरे की जो है सैकड़ों या कुछ टोकन अमाउंट मिल रहा है। जनता के टैक्स के पैसे पे आप लोग जो है वहां गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, ढपली बजा रहे हैं। तो अब ढपली जो है कायदे से आपके ऊपर अब बजेगी, बहुत कायदे से। पहले तो इनका कैरियर बिल्कुल तबाह हो जाना चाहिए। एफआईआर तो जो होगी ही, एफआईआर के बाद चार्जशीट होंगे, तो ये मान के चलिए इनका कैरियर वगैरह सब हो गया चौपट। यूपीएससी या किसी भी सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए, प्राइवेट नौकरी छोड़ दीजिए, जो पुलिस का रिकॉर्ड है वो कन्वर्जेंस है, उसका डेटाबेस बनेगा, और जो कुछ आपने किया है ये ताजिंदगी आपका पीछा अब नहीं छोड़ेगा। निर्वाचित गृह मंत्री, निर्वाचित प्रधानमंत्री को, निर्वाचित सरकार को तो दरअसल उनकी कब्र तो नहीं खुदेगी, लेकिन आपने आज अपनी कब्र अपने दोनों हाथों से खुद खोद ली है। और आपने जो कब्र खोदी है उसको अब कोई पाट नहीं पाएगा, और वो कब्र जो है मुस्तकिल आपकी बन चुकी है। आप ही उसमें जाएंगे अंदर, आपका कैरियर जाएगा, आपके माँ बाप की प्रतिष्ठा जाएगी। तो ठीक है, आपने रॉन्ग नंबर डायल आज कर दिया है, तो अब इसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि इसके जो परिणाम होंगे आपके मरते दम तक, और उसके बाद भी आप कहलाए जाएंगे हिस्ट्री शीटर कम से कम, मुजरिम कम से कम, आरोपी कम से कम। सजा याफ्ता होंगे कि नहीं होंगे ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुजरिम, आरोपी और हिस्ट्री शीटर आप ताज जिंदगी रहेंगे। सर, 2016 में जब इसी जेएनयू में अफजल के नाम पर नारेबाजी हुई थी, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उस वक्त अगर कन्हैया कुमार जैसे लोगों पर उसी वक्त इनका पत्ता साफ कर दिया जाता जेएनयू से, तो शायद ये घटना जो कल हुई है ये कभी नहीं होती। 2016 की बात कर रही हैं, आज 2026 हो गया है। 10 साल से ये लोग मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं जेएनयू में, और वहां पे सब्सिडाइज मेस, सब्सिडाइज हॉस्टल, सब्सिडाइज फैसिलिटीज, और उसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन अगर आप एक एक अफजल हम शर्मिंदा है, अरे तुमको अपने आप से तो शर्म आई नहीं, तुमको अपने आप से, लेकिन अफजल से तुम्हारी मोहब्बत राष्ट्र विरोधी तत्व के लिए अफजल हम शर्मिंदा है, क्योंकि तुम्हारे कातिल हैं, वो लॉ इन्फोर्समेंट मशीनरी है, तुम्हारे साथ उसको खोद के गाड़ देते हैं। ये तो उन्होंने उदारता दिखाई। मुझसे किसी ने उस शो में पूछा था कि अगर आप यहां होते पुलिस कमिश्नर दिल्ली तो आप क्या करते, क्योंकि मैं ये वो करता, ये राजनीति भूल जाते, ये राजनीति भूल जाते, ये दोबारा जैसे ऐसे गायब होते जेएनयू से जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गई है, ये दिखाई नहीं पड़ते। इनकी सेवा, दरअसल इन्हें काउंसलिंग की जरूरत है, और सबसे अच्छी काउंसलिंग हमारे थाने के अंदर होती है। ऐसे तत्वों के ऊपर जब काउंसलिंग होती है तो अच्छी तरीके से काउंसलिंग इनके माता पिता को बुला करके, अभिभावकों को बुलवा करके, फिर उनके सामने काउंसलिंग होती है, फिर अलग से काउंसलिंग होती है, फिर से एक साथ काउंसलिंग होती है, और वो काउंसलिंग इतनी मार्मिक होती है कि फिर सब अश्रुधारा सबकी बहने लगती है। माता पिता की इतना भावुक हो जाते हैं कि उनकी संतानों को ऐसी काउंसलिंग की कि वो दोबारा इस तरफ जाना तो छोड़ दें, चलना तो छोड़ दें, उस मार्ग की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते हैं। लेकिन वो दरअसल काउंसलिंग इनकी हो नहीं पाई। बहरहाल अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज रात को इनको हॉस्टल से बाहर कर दें, यूनिवर्सिटी से परमानेंटली रेस्ट्रिकेट कर दें, और दोबारा जेएनयू की तरफ ये देखें ना, इनके सारे ड्यूज रोक लें, और जिस भी डिग्री वगैरह के लिए कर रहे थे, अब कोई ना इम्तिहान दे, जो जितना इन्होंने कर लिया उसका इनको बना करके सर्टिफिकेट बाहर कर दें। अब दोबारा जेएनयू की तरफ ना आए।
और इन तत्वों के लिए कह दें गेट के बाहर जो रिसेप्शन होता है वहीं पर आपका लेखा जोखा होगा, सारी ड्यूज ऑफ यूनिवर्सिटी के अंदर आपका प्रवेश प्रतिबंधित। ये होना चाहिए ऐसे अवांछनीय तत्वों का। लेकिन सर इनको बचाने वालों की कमी थोड़ी है। 2016 में भी इस टुकड़े टुकड़े गैंग को बचाने के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन उस वक्त राहुल गांधी पहुंच गए थे, कांग्रेस के बहुत सारे नेता पहुंच गए थे, और आज इनको बचाव करने वाली कांग्रेस कहती कि तो इनका गुस्सा है, सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद को और शर्जिल इमाम को जमानत नहीं दी ना, उसका गुस्सा है और इस तरह बाहर निकल रहा है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। गुस्सा इनको भी आ सकता है और गुस्सा आपको हमें भी आ सकता है। अब भगवान न करे गुस्सा कहीं अगर स्थानीय पुलिस को या पैरामिलिट्री को आ जाए, अगर वो गुस्सा आ जाए तो ये थर्रा जाएंगे, फिर ताजिंदगी इनको जो है सीधे हाथ से ये चाय नहीं पी पाएंगे। तो गुस्सा एकाधिकार इनका थोड़ी है। आपने जो राष्ट्र विरोधी नारे लगाए, निर्वाचित प्रधानमंत्री गृह मंत्री के विरुद्ध नारे लगाए, तो गुस्सा तो सब बहुतों को और आ सकता है। अगर गुस्सा उनको आ रहा है तो गुस्सा अगर औरों को आएगा तो फिर ठीक है, आपका गुस्सा आपको मुबारक हो, हमारा गुस्सा हमें मुबारक हो। फिर जिसके जो भारी पड़ जाए। ये बहुत खतरनाक वक्तव्य दिया है कि उनको गुस्सा आ गया। गुस्सा अपना परिमार्जित रखें, अपने आप पे करें। सर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, 5 आरोपी थे दिल्ली दंगे के जिनको जमानत मिल गई। सवाल तो ये उठने चाहिए कि उन 5 को भी जमानत क्यों मिली और इन 2 को जमानत नहीं मिली। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पर सीधे सीधे अटैक ना करके पीएम मोदी और गृह मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। आप सोचिए कि अगर अदालत से इनके पक्ष में फैसले आ जाए तब तो बल्ले बल्ले होती है, लेकिन अगर इनके पक्ष में फैसले ना आए तो इस तरह का रायता फैलाया जाता है। क्यों ने खिस्योनी बिलैया खंभा नोचे, ऐसे लोगों के बारे में तमाम लोकोक्तियां हैं। इलेक्शन जीत गए तो साहब हम जनता में लोकप्रिय हैं, जनता की महानता है। हार गए तो ईवीएम जो है बिल्कुल वो रिग्ड है, इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को हम देख लेंगे, उनको जब कभी आप नोट कर लीजिए, इलेक्शन जब हमारी सरकार आएगी तो हम निपटा देंगे। ये भी यही भाषा बोलते हैं। जब ऐसी भाषा उल्टी सीधी असंयत बोलेंगे तो इनके चेले चपाटे भी ऐसी भाषा बोलते हैं। तो ये जो बिल्कुल असंयत बातें बोल रहे हैं, जनता देख रही है और दिन ब दिन ये नेगेटिव मार्किंग और अपने पैर पे कुल्हाड़ी चला रहे हैं और दरअसल एक तरीके से सेल्फ गोल कर रहे हैं। सर जेएनयू जो है वो सरकार के पैसे पर चलता है, वहां पर टैक्स पेयर का पैसा लगता है, सब कुछ इनको सब्सिडाइज्ड मिलता है जैसे आपने भी बताया। सर इसके बावजूद ऐसा क्या है जेएनयू में कि डफलियां लेकर ये पढ़ाई करने की बजाय इस तरह की नारेबाजी करते हैं और उस पर रोक ही नहीं लगती है। यहाँ जो डफलियां बजा रहे थे और नारे लगा रहे थे वो जेएनयू के जो स्टूडेंट यूनियन है उसके अध्यक्ष, महासचिव, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब लोग थे। जो भी हो, डफली बजाना प्रधानमंत्री को, आप तो 2 कौड़ी के नेता हैं। आप एक यूनिवर्सिटी के आप जो हैं अगर पदाधिकारी बन गए यूनियन के तो कौन सा आपने जो है नोबेल प्राइज पा गए। आप औकात में रहें, सबको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और देश की निर्वाचित सरकार के गृह मंत्री प्रधानमंत्री की इस तरीके की अगर आपने गाली गलौज किया है, मुकदमा हेट स्पीच का होना चाहिए। आपत्तिजनक और नॉन स्टूडेंट एकेडमिक एक्टिविटी में भाग लेने पर यूनिवर्सिटी अपनी कार्रवाई करे और पुलिस अपनी कार्रवाई करे और इनको कर दे तबाह। ये स्टूडेंट्स नहीं, जैसे ये विद्यार्थी नहीं है, ये विद्या की अर्थी है। दरअसल इनको दरअसल विद्यार्थी कहना भी एक विद्या और विद्यार्थियों का अपमान होगा। सर इनको तो आज भी देखो स्टूडेंट लिखते हैं, बहुत सारे अखबार एक्टिविस्ट बताते हैं। और तो और अब तो एक नई बहस छिड़ गई है कि ये तो जो शर्जिल इमाम है ये तो आईआईटीएन है, उमर खालिद जो है ये तो स्कॉलर है, पीएचडी कर रहा है। मतलब आतंकवादी या देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वालों को आप सोचिए उनको किस तरह से अलग करने की कोशिश हो रही है कि तो बड़े लायक लोग हैं। सर तो ये भूल गए क्या ओसामा बिन लादेन भी तो केमिकल इंजीनियर था? नहीं, क्यों नहीं। गोरखपुर में जिसने मठ पर हमला किया था वो भी आईआईटी मुंबई का पास आउट था, आईआईटी बॉम्बे का प्रोडक्ट था, लेकिन अंततोगत्वा उसको कड़ी सजा मिली कि नहीं मिली, तबाह हो गया। ये आपकी आईआईटीएन होना या पीएचडी का स्कॉलर होना काम नहीं आने वाला है। प्रश्न ये उठता है 10-10 साल से यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हो, कोई भी डिग्री कोर्स हो, ग्रेजुएशन हो, मास्टर्स हो, पीएचडी भी कर लिया, 10 साल तो नहीं लगते हैं। जाहिर है कि आपने जेएनयू को प्लेटफॉर्म बना लिया है अपनी राजनीति करने के लिए और आपको वहां से जाने का मन नहीं है, क्योंकि सब्सिडाइज राशन मिल रहा है, सब्सिडाइज एकोमोडेशन मिल रहा है, राजनीति का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो आपको तो हर तरीके से आप लाभान्वित हो रहे हैं, तो जेएनयू कैसे छोड़ेंगे आप? तो इनको तो जबरदस्ती अंजुजी निकालना पड़ेगा, तभी ये मानेंगे। और एक कठोर कार्रवाई आज हो जाए तो कुछ वर्षों की शांति होगी जेएनयू में। जेएनयू का इकोसिस्टम पहले से ही बिगाड़ा जा चुका है और उसमें ऐसे अवांछनीय तत्वों को अवसर दिया गया अपनी कुत्सित राजनीति करने का।
सर बार बार जेएनयू में इसी तरह का ड्रामा होता है, लेकिन चूंकि कभी भी कोई सख्त कार्रवाई स्टूडेंट्स के खिलाफ नहीं की गई, इसीलिए शायद इस तरह की हरकतें ये बार बार करते हैं। जी, क्योंकि अगर एक बार में इनके कायदे से एक्शन हो जाता तो ये दुस्साहस न करते। लेकिन मनबढ़ कैसे हो गए, इनका मनोबल ऊंचा कैसे हुआ? कार्रवाई के अभाव में जब कार्रवाई नहीं हुई तो दिन ब दिन इनका मनोबल ऊंचा होता गया और ये समझते थे कि इनके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं होगी। तो कम से कम आज ये जो गलतफहमी है इसको खत्म करने की जरूरत आज है, और आज मैं उम्मीद करता हूं कि यूनिवर्सिटी और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से इनके मंसूबों में पानी फेर के इनको इनकी औकात दिखा देगी। सर अभी अभी दिल्ली में धमाका हुआ था, याद कीजिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी का डॉक्टर उमर नबी उसमें शामिल था। उसके बाद कितने सारे डॉक्टर सामने आए जो इसी तरह के धमाकों को अंजाम देना चाहते थे 6 दिसंबर के दिन। और अब ये जेएनयू, सर इनमें कोई फर्क है? एक जैसी सोच ही तो है। नहीं, जो सोच है राष्ट्र विरोधी तो है ही है। अफजल के समर्थक हैं, उमर खालिद के समर्थक हैं। उमर खालिद कौन है? उमर खालिद के बाप कौन है? उमर खालिद जमात इस्लामी और सीमी के पूर्व अंसार, और उनकी सोच यही है। जमात इस्लामी के फंडिंग से पहुंच गई अमेरिका और जाकर के ममदानी से मिले। ममदानी भी जो है उसी तरह का मनोवृत्ति वाला है। उसने 2 लाइन की, हमारी नजर तुम्हारी तरफ है। अरे अपनी नजर तुम अपने पास रखो। अगर तुमको इतनी मोहब्बत है तो हम तो चाहेंगे कि इनको अपने नागरिकता दिलवा दो और न्यूयॉर्क में बसा दो, और एक को अपना पीए बना लो और एक को अपना डिप्टी बना लो। शर्जिल इमाम ममदानी के पीए, उमर खालिद डिप्टी पीए, और अपने यहां रख लो, नागरिकता दे दो। कम से कम हम तो चाहेंगे कि ऐसे 500-600 लोगों को तुम ले जाओ, लेकिन ले कोई नहीं जाएगा। ये मवाद जो है ये आपके हमारे हिस्से में ही है ये, और ये मवाद जो है देश को ही झेलना पड़ेगा। सर शर्जिल इमाम और उमर खालिद के वीडियो भी दिल्ली पुलिस ने प्ले किए थे सुप्रीम कोर्ट में। पहली बार ऐसा हुआ था। और किस तरह का जहर उगल रहे थे ये दिल्ली दंगों से पहले। तो दिल्ली दंगों को भड़काने में इनकी सबसे अहम भूमिका थी। इसके बावजूद इस देश का एक तबका ऐसा जिनको लगता है कि निर्दोष है। आप क्या बात कर रही हैं? अभी आप देखिए जाकर के, ये जो मोहतरमा है जिनका एक चैनल चलता है, कब तक झेलेंगे मुसलमान होने की सजा। आप टाइटल देखिए, कब तक झेलेंगे। हम तो देख रहे हैं कब तक देश झेलेगा तुम्हारे ऐसे नालायकों को, नाकारों को, देशद्रोहियों को। कब तक झेलेंगे मुसलमान होने की सजा। आप देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। दिलचस्प आर्टिकल। वो महिला जो है इनकी मौसेरी बहन लगती, शेरवानी, अरफा शेरवानी इनकी बहन ही है। जी हाँ, रो हाँ, रही है। जी हाँ, जी हाँ। तो वो अब एक तरफ जो है घड़ियाली आंसू रोने में नंबर 1 तो वही है। और अब उन्होंने ये कहा है कि मुसलमान होने कब तक? मुसलमान होने की वजह से नहीं, अपराधियों की इतनी लंबी छूट तुम्हें मिली है। और ये हमें बता दो कि किसी बिरादरी का होने से कोई तुम्हें लाभ मिलना चाहिए तो ये हमें और बता दो। अजहरुद्दीन जब तक क्रिकेट खेलते रहे तब तक मुसलमान नहीं थे, कैप्टन में तब तक। लेकिन हाँ, जब जेल जाना पड़ा तो वो चूंकि मैं मुसलमान। और ऐसे कहिए कि हामिद अंसारी थे, जब तक उपराष्ट्रपति बने रहे और एम्बेसडर बने रहे तब तक तो वो नहीं थे, लेकिन जहां से वाइस प्रेसिडेंटशिप से हटे तो उनको अपनी बिरादरी याद आने लगी। और ऐसे लोगों की कमी नहीं है। वो तभी जो विक्टिम कार्ड खेलना है, पहले माल पूरा खा लो, जब माल मिलना बंद हो या जेल जाने की नौबत आए तो विक्टिम कार्ड खेल लो, क्योंकि हम इस बिरादरी के हैं। ये स्वांग काफी रचा जा चुका है। और यही नहीं कि भारत में, विश्व भर में स्ट्रैटेजी है, पहले आक्रमण करो या पहले हमला करो, और जब कुटाई हो तुम्हारी तो विक्टिम कार्ड। चूंकि हम इस बिरादरी के हैं, तो चूंकि तुम इस बिरादरी के हो तो पहले यह तय कर लो क्या क्या कानून में कहीं ये ऐसा है कि तुम चूंकि अमुक बिरादरी के हो तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। हकीकत यह कि जो बिरादरी की आड़ ले उसके ऊपर और गहराई से जांच होनी चाहिए। ये लगता है बिरादरी की आड़ में रहते हुए इसने बहुत बड़ा एक संगठन तैयार किया है जो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। सर आप ये देखिए कि जो बातें 2020 के आसपास शर्जिल इमाम ने कही थी चिकन नेक को लेकर कि हम वहां पर ऐसा कर देंगे कि ये कट जाएगी, असम का रास्ता रोक देंगे, वही बातें तो वो उस्मान हादी बोल रहा था, बांग्लादेश का वो जो जिहादी था जिसको अननोन गनमैन ने उड़ा दिया। वो भी तो यही कह रहा था कि चिकन नेक के पास से काट देंगे, ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। एक जैसी बात। बिल्कुल। ये चाइना और बांग्लादेश की जो दुश्मनी भरी जो कटुता की बातें हैं और राष्ट्र विरोधी बातें हैं, उसी चीज को ये भी सेंटिमेंट वो एको कर रहा था। बिल्कुल वही भाषा, वही तरीका कि चूंकि यहां मुसलमान ज्यादा हैं, इतना यहां मलबा डाल दो, 5 लाख मुसलमान आकर के कब्जा कर लो और यहां पर देख लो कि हिंदुस्तान से कट जाए। तो ये तो आह्वान था ही। इसकी स्पीच आज भी वही वहां पर है, यूट्यूब पर है, जो देखना चाहे देख सकता है। और ऐसे आदमी के साथ भी आंसू बहाने वालों की कमी नहीं। दुर्भाग्य इसी बात का है
कि ये कौन सी आपकी पीड़ा है कि देश राष्ट्र विरोधी लोगों को आप कहते हैं राम रहीम को पेरोल मिल गया और इनको नहीं मिला। मैं ये कह रहा हूं राम रहीम बहुत सज्जन वो भी नहीं है, बहुत बड़े दुराचारी रेपिस्ट है, सब हत्यारे मान लिया, लेकिन वो इंडिविजुअल क्राइम है, ये देशद्रोह है। भारत के 150 करोड़ लोगों के ऊपर इन दोनों का एक बहुत बड़ा उधार और कर्ज है, क्योंकि इन्होंने एक एक भारतवासी को के ऊपर आक्रमण किया है। राम रहीम ने तो कुछ के ऊपर आक्रमण किया है, इन्होंने पूरे राष्ट्र पर आक्रमण किया है, इसलिए मुकाबला ही गलत है। राम रहीम गलत है, मैं जानता हूं, पेरोल नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुकाबला राम रहीम से 1 करोड़ राम रहीम हो जाए तो भी ये भारी पड़ेंगे। ये राम रहीम के क्राइम से कहीं लाख गुना ज्यादा, करोड़ गुना ज्यादा है इनका अपराध। और सर अजीब इत्तेफाक देखिए, पाकिस्तान में वो लश्कर का आतंकवादी सैफुल्लाह कहता है पीएम मोदी के लिए अपशब्द बिल्कुल वैसे ही शब्द जेएनयू में गूंजते हैं। तो क्या ये इत्तेफाक है, ये एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है? जैसे राहुल गांधी यहाँ कोई बयान देते, पाकिस्तान में भी वही बोला जाता है, तो ये कुछ तार तो जुड़े हुए हैं ना इनके पड़ोसी देश से। नहीं, कुछ तो लाइन वहां से लिखी जाती है, रंगा सीआर भेजता है, तो राजनीति की बात है। लेकिन जो सेंटिमेंट आपने कहा कि हादी की लाइन तो बिल्कुल वही थी जो इन दोनों की लाइन थी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ की। लेकिन वो डीएनए तो एक ही है, हादी का भी, इन दोनों का भी, शर्जिल इमाम का भी, उमर खालिद का भी, क्योंकि एक के फादर जो थे वो खुद भी सीमी के एक्टिविस्ट थे, आज जमात इस्लामी के हैं। अमेरिका जाने का उनका किराया, इसकी जांच होनी चाहिए। और तमाम वहां जाके ममदानी से मिलना, आखिर किसने मिला दिया जाकर उनको ममदानी से? जो आपकी शिक्षा दीक्षा है, जो आपकी माली हालत दिखाई पड़ रही, उससे तो इतना आसान नहीं था। अगर आप गए हैं, मैं समझता हूं कि इस चीज की जांच होनी ही चाहिए कि किन परिस्थितियों में कैसे ये अमेरिका गए और वहां पर जाकर के इनके भ्रमण और इनके रहने का खर्चा किसने उठाया, इसकी तो जांच होनी चाहिए। सर इनको बड़े बड़े वकील मिल जाते हैं, आप वकीलों की लिस्ट तो देखिए, जो 5 रिहा हुए हैं जमानत पर, और शर्जिल के साथ साथ ये उमर खालिद, इन सब के वकीलों की लिस्ट तो देखिए। सीनियर एडवोकेट है जो 20 से 25 लाख एक अपीयरेंस के लिए लेते हैं। वो फंड कहां से आता होगा सर? इनकी शक्लें देखकर लगता है कि ये अरबोपति हैं। कहा यही जाता है कि जमात इस्लामी और ये जो आपका जो है हलाल सर्टिफिकेशन, इन दोनों से जो आपका पैसा आता, धन वही कहा जाता है। लेकिन ये भी मैं समझता हूं कि और गहराई से इसमें जाने की जरूरत है, क्योंकि प्रत्येक ऐसे केस जो बड़े बड़े वकील आते हैं, वो उनका खर्चा कम से कम एक इंडिविजुअल के बस का तो नहीं है, कोई संगठन भी उठाता होगा। सर एक और कंपैरिजन किया जा रहा है, बार बार ये दलीलें दी गई सुप्रीम कोर्ट में कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम तो 5 साल 3 महीने से जेल में बंद हैं बिना ट्रायल के। लेकिन सर मालेगांव धमाके में कर्नल पुरोहित भी तो 7 साल तक जेल में रहे थे ऐसे ही। आप सही कह रही हैं। यहां पर जो है जिस तरीके का कुतर्क दिया जा रहा है, इलॉजिकल बातें की जा रही हैं, बेसिर पैर की बातें की जा रही हैं, क्योंकि ये एक तरफा है। मैंने आपको बताया ना, एक मोहतरमा है जिनके चैनल पे लिखा हुआ था कब तक झेलेंगे मुसलमान होने की सजा। तो जो 7 साल तक कर्नल पुरोहित क्या मुसलमान थे? आपने जो किया है, जो आरोप लगे हैं, उसके ऊपर आप कार्रवाई करें, वकील करें और फाइट इट आउट। कर्नल पुरोहित के बारे में तो किसी ने कुछ नहीं कहा था। कर्नल पुरोहित ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी और अंततो गत्वा न्याय सत्यमेव जयते। और यहां पर समझ लेना चाहिए अंतर, यहां पे ये भी कह रहे हैं राम रहीम और इनसे मुका राम रहीम को मिल गया। राम रहीम का क्राइम बहुत जघन्य था, उसको पेरोल नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन वो इंडिविजुअल क्राइम था। ये राष्ट्रद्रोह है, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है, ये पूरे भारत के ऊपर आक्रमण है, इसलिए इनका मुकाबला नहीं हो सकता इंडिविजुअल क्राइम से। इनका क्राइम मानवता के ऊपर अपराध है। और ये कह देना कि हम ये चिकन नेक काट देंगे, मवाद से भर देंगे, भारत को हम ये 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे, इसका मुकाबला किसी भी अन्य अपराध से नहीं हो सकता है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ही यही होता है कि आपको डिटेन किया जाए जब तक कि एक पुख्ता चार्जशीट और विवेचना पूरी न हो जाए और पूरे साक्ष्य का संकलन न हो जाए। आप क्या चाहते हैं कि चट मंगनी पटगा? एक ने यह भी पूछा था किसी से कि बेल नॉट जेल, उन्होंने कहा ये तोड़ मरोड़ की बातें न कीजिए कि बेल नॉट जेल किसी एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में जस्टिस अय्यर ने कहा था। तो जस्टिस अय्यर की जो बात थी, लेकिन कुछ चीजों में जेल नॉट बेल, ये नॉर्म होना चाहिए और वो उनके लिए होना चाहिए ऐसे जो मानवता के दुश्मन हो और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में है, उनके लिए है जेल नॉट बेल। तो आप अपनी बिरादरी फिलहाल उसके ऊपर अगर आप ने पहले सोचा होता कि आपके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, तब आपको भी सोचना चाहिए था। तो बिरादरी की बात आप तब सोचते, तब तो आपने सोचा नहीं। अब आपको अपनी बिरादरी की बात आ रही है, आपकी मौसेरी बहनों को भी आपकी बिरादरी याद आ रही है।
तो बेहतर होता, अपराध करने से पहले सोचते, जब वो वक्तव्य दे रहे थे तब सोचना चाहिए था। तब तो आपने सोचा नहीं, तो देश भी नहीं सोचेगा। सर यहां तक कहा गया कोर्ट में कि डायरेक्टली तो ये इन्वॉल्व ही नहीं है दिल्ली दंगों में, तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली तो इन्वॉल्व थे ना सर। भड़काऊ भाषण देकर आप इतनी पूरी भीड़ को उकसा देते, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? बिल्कुल सही बात है। एक राय होना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, पुराने आईपीसी में धारा 120 भी, एक राय होकर के कार्रवाई कराना। और ये तो लॉ के बारे में ये है। और कोई भी चोट्टा ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की, वो ये कहता कि मुझसे ज्यादा नेक चलन शरीफ इंसान पूरी पृथ्वी पे न था, न है और न होगा। असली चोट्टा यही है कि सब कुछ करने के बाद भी आपसे आंख में आंख मिला के अपनी शराफत का प्रमाण पत्र देगा, कोई शर्मिंदगी नहीं और बेहयाई के साथ। उनका भी यही हाल है, उसी बेशर्मी के साथ कह रहे हैं। इनका कोई सीधा हाथ नहीं था, जितना भी हाथ था। बहरहाल आपको कानूनी राय और कानूनी मदद की कोई कमी नहीं है। आप अपना इंतजाम कीजिए और भगवान सबका भला करे। सर ये मौलाना अरशद मदनी जैसे लोगों का क्या किया जाए? फिर से महाराष्ट्र में जाकर 20 करोड़ मुसलमानों को कोई हाथ लगाकर देखे, कोई माई का लाल नहीं है, इस तरह की बातें। नहीं, कोई माई का लाल लगाएगा क्यों? किसको कुत्ते ने काटा है कि लगाए हाथ? सवाल ये उठता है। आप मौका मत दीजिए, किसी के पास इतनी जरूरत भी नहीं कि किसी को हाथ लगा। हाँ, आप शर्जील इमाम और उमर खालिद की तरह खिदमत का मौका देंगे तो खिदमत होगी भरपूर। मौलाना मदनी हो चाहे कोई साहब, किसी गलतफहमी न पाले। रही बात किसी के पास इतना न वक्त है, न इतना कोई जरूरत है कि किसी की तरफ आंख उठा के देखे या हाथ लगाए। लेकिन फिर वही मैं कह रहा हूं, अगर आप ये समझें कि आप खिदमत का मौका देंगे जैसे ये हैं, तो कानून की चक्की पीसेगी बहुत बारीक। सर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस तरह का रायता फैलाते हैं। हेट स्पीच को लेकर भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, उस दायरे में नहीं आएंगे सब के सब? ये सब दायरे में आएंगे ही, जो आप एक तरीके की चुनौती भड़काऊ बातें कर रहे हैं। अच्छा, दोनों मदनी चचा भतीजे हैं या क्या है, एक दूसरे के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और लीडरशिप अख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, इनको तो इग्नोर करना है, क्योंकि ये खाए पिए नेता हैं, बैंक बैलेंस से ओवरफ्लो करने वाले हैं। तो इनका काम है कुछ ऐसे बयान दे दो जिसे छाए रहे समाचार पत्रों में। हाँ, खिदमत का मौका दे तो खिदमत भरपूर होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, लेकिन चलिए देखते हैं जेएनयू के मामले में क्या फैसला आता है। इन स्टूडेंट्स के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई भी होगी और जेएनयू प्रशासन भी कार्रवाई करेगा, लेकिन ऐसी सजा इस बार मिलनी चाहिए ताकि बाकी लोगों के लिए एक नजीर बने। सर आपने समय निकाला, बहुत ही अहम जानकारी इस विषय पर मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। बड़ी कृपा अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम।